आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सचमुच भविष्य की ओर इशारा करता है। अंतरिक्ष खनन यानी स्पेस माइनिंग। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसी रोमांचक कह सकते हैं अवधारणा पर केंद्रित है। ये दस्तावेज बताते हैं कि कैसे मानव जाति अब पृथ्वी की सीमाओं से परे देख रही है, मतलब अंतरिक्ष में बिखरे खनिजों और संसाधनों पर अपनी नजरें गड़ा रही है। चलिए इन विचारों को और खंगालते हैं। बिल्कुल। और ये जो जानकारी हमारे सामने है, ये साफ करती है कि अंतरिक्ष खनन का सीधा सा मतलब है क्षुद्र ग्रहों से, एस्ट्रॉइड से या चांद और दूसरी खगोलीय पिंडों से मूल्यवान सामग्री निकालना। मूल्यवान सामग्री। हाँ, जैसे इन नोट्स में सोना, प्लैटिनम, निकल का तो जिक्र है ही, पर सिर्फ यही नहीं, प्लैटिनम समूह की दूसरी धातुएं भी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs, और यहाँ तक कि पानी मतलब बर्फ के रूप में, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आप समझिए बेहद जरूरी साबित हो सकता है। पानी भी अंतरिक्ष में, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि इन विश्लेषणों में बताया गया है, ये संसाधन पृथ्वी पर तो सीमित है। हाँ। हम जानते हैं ये, लेकिन अंतरिक्ष में खासकर कुछ खास तरह के एस्टेरॉइड्स पर इनकी मात्रा कल्पना से कहीं ज्यादा हो सकती है। कल्पना से ज्यादा? कितना ज्यादा? देखिए, कुछ दस्तावेज तो ये संकेत देते हैं कि एक अकेला ठीक ठाक आकार का धातु समृद्ध एस्टेरॉइड अगर मिल जाए तो उसमें पृथ्वी पर आज तक जितना सोना या प्लैटिनम खोदा गया है ना, उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्या बात करें, एक अकेले एस्ट्रॉइड में इतना खजाना? हाँ, यही विशाल संभावना स्पेस माइनिंग को इतना आकर्षक और आप कह सकते हैं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सचमुच अंतरिक्ष में जाके खुदाई करने की योजना बना रहे हैं। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन जैसा कि ये नोट्स बता रहे हैं, ये विचार अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, बल्कि हकीकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। ये स्रोत बताते हैं कि ये एक गंभीर रणनीतिक और आर्थिक पहल है। इसमें सिर्फ दूर की कौड़ी लाने वाली बात नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियां शामिल हैं। अच्छा। नोट्स में खासतौर पर नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स यानी NEAs मतलब जो पृथ्वी के करीब हैं। हाँ, बिल्कुल, पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह, क्योंकि जाहिर है उन तक पहुंचना मंगल या बृहस्पति के बेल्ट के एस्टेरॉइड्स की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है और कम खर्चीला भी। अच्छा, तो ये नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स हमारे पहले लक्ष्य होंगे, लेकिन इन एस्ट्रॉइड्स में भी तो कई प्रकार होते होंगे। क्या नोट्स इस बारे में कुछ बताते हैं कि किस तरह के एस्ट्रॉइड्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा? बिल्कुल, सामग्री इस बात पर रोशनी डालती है कि क्षुद्र ग्रहों को मोटे तौर पर उनकी बनावट के आधार पर बांटा जाता है। 3 मुख्य प्रकारों का जिक्र अक्सर आता है: C टाइप, S टाइप और M टाइप। C, S और M, ठीक है। C टाइप यानी कार्बनेशियस। इनमें कार्बनिक यौगिक और पानी मतलब बर्फ के रूप में काफी होता है। ये पानी भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के पीने, ऑक्सीजन बनाने या फिर रॉकेट फ्यूल बनाने के काम आ सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अंतरिक्ष में ही संसाधनों का उपयोग, जिसे ISRU कहते हैं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ISRU, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर आते हैं S टाइप यानी सिलिकेशियस। इनमें सिलिकेट्स मतलब चट्टानी खनिज ज्यादा होते हैं, साथ में निकल आयरन जैसी धातुएं भी मिलती हैं। ठीक है, चट्टानी। और तीसरा? M टाइप। हाँ, M टाइप मेटालिक, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये धातुओं से भरपूर होते हैं, मुख्य रूप से निकल आयरन, लेकिन साथ ही सोना, प्लैटिनम समूह की बेशकीमती धातुएं भी इनमें केंद्रित हो सकती हैं। नोट्स के अनुसार यही M टाइप एस्ट्रॉइड्स हैं जो अक्सर खरबों डॉलर के मूल्य के अनुमान से जुड़े होते हैं और खनन के लिए सबसे आकर्षक लक्ष्य माने जाते हैं। समझ गई। तो पानी और ईंधन के लिए C टाइप और कीमती धातुओं के लिए M टाइप पर नजरें हैं। लेकिन ये सब करना, किसी एस्ट्रॉइड पर उतरना, वहां खुदाई करना और फिर उस सामग्री को वापस लाना, ये सब होगा कैसे? क्या नोट्स में इसकी तकनीकी चुनौतियों और संभावित समाधानों का भी जिक्र है? क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है तो नहीं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये तकनीकी रूप से बेहद जटिल काम है और नोट्स इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इनमें कुछ संभावित तरीकों का जिक्र मिलता है, हालांकि ज्यादातर अभी समझिए कॉन्सेप्ट के लेवल पर ही हैं। जैसे कि? इकट्ठा करना शामिल है,
दूसरे प्रस्तावों में एस्ट्रॉइड की सतह पर ड्रिलिंग करके गहराई से नमूने निकालने की बात है। ड्रिलिंग अंतरिक्ष में? हाँ, और एम टाइप एस्ट्रॉइड्स के लिए, जिनमें धातु ज्यादा होती है, विशाल चुंबकों का उपयोग करके मैग्नेटिक रैक्स से धातु के कणों को इकट्ठा करने का विचार भी है। एक और थोड़ी एडवांस्ड अवधारणा है बायोमाइनिंग की। बायोमाइनिंग मतलब बैक्टीरिया वगैरह से? बिल्कुल। खास तरह के माइक्रोब्स के इस्तेमाल करके चट्टानों से धातु निकालने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है, जैसा धरती पर भी कुछ हद तक होता है। इसके अलावा इस पर भी विचार चल रहा है कि क्या सामग्री को पृथ्वी पर वापस लाना ज्यादा फायदेमंद है, या फिर उसे अंतरिक्ष में ही प्रोसेस करके तैयार उत्पादों में बदल दिया जाए, जैसे ईंधन या निर्माण सामग्री, जिसे भविष्य के स्पेस मिशंस में इस्तेमाल किया जा सके। इसी को ISRU कहते हैं, जिसकी बात हमने पहले की थी। और ये अंतरिक्ष अन्वेषण को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत मायने रखता है। अगर वही ईंधन बन जाए तो मिशन काफी बदल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब में चुनौतियां अपार हैं। नोट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें पहले क्षुद्र ग्रहों की सटीक बनावट को समझने की जरूरत है। इसके लिए बेहतर रिमोट सेंसिंग चाहिए, शायद सैंपल रिटर्न मिशन भी भेजने पड़े, ताकि पता चले कि असल में है क्या वहां। हाँ, फिर वहां तक पहुंचना, कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में किसी घूमते हुए पिंड पर लैंड करना या उससे जुड़ना, रोबोटिक सिस्टम्स को पृथ्वी से ऑपरेट करना, इसमें सिग्नल में देरी एक बड़ी समस्या है, टाइम लैग। और फिर उस कठोर वातावरण में, रेडिएशन में मशीनों का ठीक से काम करना, ये सब इंजीनियरिंग की बड़ी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी हैं। यानी अभी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। पर जैसा कि आपने शुरू में कहा था, खरबों डॉलर की संभावना है। ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? क्या नोट्स में कुछ ठोस अनुमान दिए गए हैं? और कौन है वो खिलाड़ी जो इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ नासा जैसी सरकारी एजेंसियां हैं या निजी कंपनियां भी मैदान में हैं? हाँ, खरबों डॉलर का आंकड़ा ये अक्सर मीडिया में उछाला जाता है और कुछ नोट्स में भी इसका उल्लेख है। ये अनुमान आमतौर पर किसी खास एम टाइप एस्ट्रॉइड में मौजूद धातुओं की मात्रा को पृथ्वी पर जो मौजूदा बाजार भाव हैं उनसे गुणा करके निकाले जाते हैं। अच्छा, तो ये सैद्धांतिक मूल्य है? हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ विश्लेषण बताते हैं कि 16 साइकी नाम का एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है, जिसके लिए नासा का एक मिशन भी प्लान्ड है। उसमें मौजूद धातुओं का मूल्य शायद पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये अनुमान बहुत काल्पनिक हैं और इस पर निर्भर करते हैं कि क्या हम वाकई उन धातुओं को निकालकर इस्तेमाल कर पाएंगे भी या नहीं। हाँ, ये तो है। निकालना और इस्तेमाल करना असली चुनौती है। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, तो ये मैदान अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं रहा। नोट साफ तौर पर बताते हैं कि नासा, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, JAXA यानी जापान की एजेंसी, ये सब मुख्य रूप से अन्वेषण, वैज्ञानिक शोध और तकनीक विकास पर ध्यान दे रही हैं। रिसर्च पे ज्यादा फोकस है इनका। हाँ, जैसे एस्ट्रॉइड्स की मैपिंग करना, उनकी बनावट समझना, सैंपल रिटर्न मिशन भेजना। लेकिन असली खनन गतिविधियों के लिए, उसके लिए निजी क्षेत्र तेजी से आगे आ रहा है। कई स्टार्टअप्स हैं और कुछ जानी मानी एरोस्पेस कंपनियां भी, जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन का भी इसमें आगे चलकर अप्रत्यक्ष योगदान हो सकता है। ये सब इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और अपनी तकनीकें विकसित कर रही हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव है माइनिंग साइट पर? बिल्कुल। उनका लक्ष्य सिर्फ धातु निकालना नहीं, बल्कि एक पूरी नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी का निर्माण करना है, जिसमें अंतरिक्ष में फ्यूल स्टेशन बनाना, निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराना और शायद भविष्य में अंतरिक्ष में ही निर्माण, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग करना भी शामिल हो। एक पूरी नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। नोट्स के अनुसार अगर ये सफल होता है तो पृथ्वी पर संसाधनों की कमी की जो चिंता है वो शायद कम हो सकती है। जरा सोचिए, प्लैटिनम जैसी धातु जो आज इतनी महंगी और दुर्लभ है, अगर वो आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसका क्या असर होगा? क्या नोट्स इसके संभावित प्रभावों पर भी कुछ रोशनी डालते हैं? निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और नोट्स में इन पर विचार किया गया है। सबसे सीधा फायदा तो यही है कि पृथ्वी पर जो अति दोहन हो रहा है उसका दबाव कम हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। जो दुर्लभ धातुएं आज इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी हैं, उनकी सप्लाई बढ़ सकती है। इससे कीमतें कम हो सकती हैं और नई तकनीकी एप्लीकेशन संभव हो सकती हैं। पानी जैसे संसाधन अंतरिक्ष में ही मिलने से लंबी दूरी के मानव मिशन जैसे मंगल पर जाना वो ज्यादा व्यवहारिक बन सकते हैं। मतलब स्पेस ट्रैवल सस्ता और आसान हो सकता है? हाँ, संभवतः।
लेकिन इसके साथ ही कुछ जटिल आर्थिक सवाल भी उठते हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में मिलता है। अगर अचानक प्लैटिनम या सोने जैसी धातुओं की भारी मात्रा बाजार में आ जाए तो उनका मूल्य गिर सकता है। ओह, हाँ, ये तो हो सकता है। इससे पृथ्वी पर जो मौजूदा खनन उद्योग हैं और उन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं, वो हिल सकती हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल ला सकता है। साथ ही ये सिर्फ खनन तकनीक का सवाल नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं मानवता के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। जैसा कि एक स्रोत का शीर्षक कहता है, भविष्य का स्वर्ण युग। भविष्य का स्वर्ण युग। लेकिन इस स्वर्ण युग तक पहुंचने के रास्ते में भारी निवेश लगेगा, तकनीकी विफलता का खतरा है, बाजार की अनिश्चितता है, ऐसी कई बाधाएं हैं जिनका सामना करना होगा। ये स्रोत यह भी याद दिलाते हैं कि ये सब होने में शायद दशकों लग सकते हैं। ये कल की बात नहीं है, ये होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन नोट्स से जो तस्वीर उभरती है वो बेहद दिलचस्प है। हमने समझा कि स्पेस माइनिंग एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जहां विज्ञान, तकनीक, अर्थशास्त्र और शायद भविष्य की, क्या कहें, एस्ट्रो राजनीति हाँ, कह सकते हैं। क्षुद्र ग्रहों से सोना, प्लैटिनम, पानी जैसी मूल्यवान चीजें निकालकर धरती की जरूरतें पूरी करना और साथ ही अंतरिक्ष में एक विशाल नई अर्थव्यवस्था की नींव रखना, यही इसका मूल लक्ष्य लगता है। ये सचमुच एक अंतरिक्षीय गोल्ड रश की तरह है जिसके नियम अभी लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी उन सभी के लिए मायने रखती है जो तकनीक के भविष्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में या मानव सभ्यता के अगले पड़ाव में रुचि रखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी समस्याओं के समाधान और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे सुदूर अंतरिक्ष की ओर देख रहा है। ये सिर्फ संसाधनों की खोज नहीं, बल्कि हमारी पहुंच और क्षमताओं के विस्तार का भी प्रतीक है। इन नोट्स का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि हम शायद एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। और जाते जाते एक विचार जो इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद मन में उठता है, और शायद जिसका जिक्र इनमें सीधे तौर पर नहीं पर इशारा है, कि अगर अंतरिक्ष के लिए संसाधन वाकई इतने विशाल हैं जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो उन पर किसका अधिकार होगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो किसी एक देश का होगा जिसने पहले पहुंच हासिल की, या किसी कंपनी का, या फिर ये पूरी मानवता की साझी विरासत माने जाएंगे? इन संसाधनों का प्रबंधन कैसे होगा और इनसे होने वाले लाभ का बंटवारा कैसे होगा? ये कुछ ऐसे नैतिक और कानूनी सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा बहस और विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी, खासकर तब जब ये तकनीकें हकीकत के और करीब आएंगी।